जय श्री राम। दोस्तों, अभी तक राशि परिवर्तन पर हमने लगभग 4-5 वीडियो बनाई और आपके साथ डिस्कस किया कि कैसे इस राशि परिवर्तन को देखना चाहिए। आज हम बात करेंगे दशा के साथ इसका कैसे संबंध है। कैसे एक अच्छी दशा जो प्रतीत होती है कि बड़ी अच्छी जाएगी, उसके परिणाम बहुत नेगेटिव मिलने लग जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ राशि परिवर्तन। और कैसे एक बुरा ग्रह जिससे उम्मीद नहीं थी कि ये कुछ अच्छा फल दे सकता है, वो आपके लिए राजयोग कारक हो जाए। राशि परिवर्तन एक रिजल्ट गिविंग कॉम्बिनेशन तो है ही, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन दशा के समय इसका जो फल देखने को मिलता है वो काफ़ी खास होता है। तो आज के इस वीडियो में एग्जाम्पल चार्ट के साथ इसको समझेंगे, इसकी टेक्निकलिटीज़ को समझेंगे और विलंब नहीं करते, आरंभ करते हैं आज की इस रोचक यात्रा को। आज के इस वीडियो को समझने के लिए पहले हम दशा और राशि परिवर्तन दोनों को तोड़ कर देखते हैं। दशा क्या है? मैं जानता हूँ आप सब बेसिक से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, तो मैं इस पर आपका समय खराब नहीं करूँगा। दशा इम्पॉर्टेंट है ये देखने के लिए कि कब आपको ग्रहों का फल मिलेगा। कई बार क्या होता है, कुंडली में बहुत सारे ग्रह बड़े अच्छे बैठे होते हैं, हमें लग रहा होता है ये तो इसका लगन का स्वामी उच्च का है, इसके तो पांचवें घर का संतान भाव का स्वामी उच्च का है, लेकिन क्योंकि उनका वक्त नहीं आता, उनका टाइम नहीं आता, तो वो ग्रह फिजूल नजर आ रहे होते हैं। कई बार हम क्लास में बात कर रहे होते हैं छात्रों के साथ, कहते हैं कि परमात्मा ने इनके साथ मजाक कर दिया, दिया तो सब कुछ लेकिन वक्त नहीं दिया, वो टाइम नहीं दिया जब उन ग्रहों को परिणाम देना था। तो दशा एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैदिक ज्योतिष में अगर टाइमिंग ऑफ इवेंट पर बात की जाए कि कब कौन सी घटना घटित होगी, शादी कब होगी, संतान कब होगी, वगैरह वगैरह, उसके लिए दशा को देखना लगभग अनिवार्य है, देखना ही चाहिए। अब मैंने आपसे कहा कि राशि परिवर्तन हो जाए दशानाथ का तो क्या होगा। तो एक इसको इस तरह समझिएगा, ग्रह ए की महादशा है और वो ग्रह एक दूसरे ग्रह बी से एक्सचेंज करके बैठा है। अब ऐसे में ये तो स्वाभाविक सी बात है कि जिसकी महादशा है उसे अपने फल देने हैं। अगर एक ही दशा है तो एक को अपने तो फल देने ही होंगे। लेकिन क्योंकि वो बी की राशि में बैठा है, बी उसकी राशि में बैठा है, तो ये भी उसके साथ क्लब होके मिलेगा। अच्छा, आपको एक खास बात बताता हूँ, आप कभी लगा के देखिएगा। होता क्या है यहाँ पर, ये ग्रह जो ए है, जिसको जो भी फल देना था, हमें लग रहा था ये कुंडली के लिए अच्छा है तो अच्छे फल देगा और बुरा है तो बुरे फल देगा, ये बी से इतना ज्यादा प्रभावित हो जाता है कि ए के परिणाम तो थोड़े कम, अगर मैं कहूं तो 30%, और जो ये बी है इसके परिणाम 70% तक मिलते हैं। हम कह रहे हैं यार ये तो मेरे लगन के मालिक की दशा थी, लग्नेश की दशा थी, इसको तो लग्नवत फल करने चाहिए, अच्छे फल देने चाहिए। पर वो राशि परिवर्तन करके किसी और ग्रह के साथ बैठा था, तो अब वो बाउंड है कि उसको इसके परिणाम तो देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे भाई? सिंपल सा नियम है, एक बहुत सरल नियम है कि ग्रह जिस भाव में बैठता है उस भाव को प्रभावित करता है। अब अगर ए बी के साथ एक्सचेंज करके बैठा है तो यानी स्वाभाविक बात है ए बी की राशि में है, तो उसे बी के फल देने होंगे। दूसरा, एक होता है राशि अधिपति, भाई मेरे घर में जो बैठा है मुझे उसके भी फल देने हैं, तो बी मेरे घर में भी बैठा है, तो बी यहाँ पर हावी हो रहा है ए के ऊपर। और जब भी ऐसे परिणाम देखने हो तो आप ध्यान रखिएगा कि राशि परिवर्तन जिस ग्रह से हुआ उसके ज्यादा मिलेंगे, ग्रह के अपने कम। एक बात। दूसरी बात, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है। ए ग्रह जो भी है, जब भी किसी ग्रह का या दशा का फलित होता है तो हम ये देखते हैं कि ए लॉर्ड कहाँ का है, कहाँ का मालिक है, और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। राइट? इन दोनों के बगैर तो हम बात ही नहीं कर सकते। हमें देखना ही पड़ेगा कहाँ बैठा है, कितनी जान है, उच्च का है, नीच का है, नवांश में कहाँ गया, वगैरह वगैरह। अब इसका हुआ है एक्सचेंज बी के साथ, तो बी पर भी ये लॉर्ड और उसके भी स्ट्रेंथ की बात आएगी।
तो अब एक ग्रह पर अपनी जिम्मेदारी तो थी ही, अब उसे बी का भी देना है। मुझे पता है जब तक चार्ट नहीं बनाया जाएगा ना, ये आपको कम समझ में आएगा। चार्ट हम डिस्कस करेंगे, पर पहले उससे पहले थ्योरी थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आइडिया हो कि हम देखेंगे क्या और क्यों। तो एक ग्रह लॉर्ड अच्छे भाव का हो सकता है और स्ट्रेंथ भी उसके पास मान लेते हैं। ठीक है जी। तो ऐसे में ए से क्या उम्मीद करेंगे? ऐसे में ए से उम्मीद करेंगे कि जब इसकी दशा आएगी तो ये जिस घर का मालिक है, क्योंकि अच्छे घर का है, थोड़ी देर के लिए आपने इसे पॉजिटिव मान लिया, और वो ताकतवर भी है, तो उसको बड़ा अच्छा परिणाम देना चाहिए। अब जिस बी ग्रह के साथ उसने एक्सचेंज किया है, मान लेते हैं वो कुंडली में किसी बुरे घर का स्वामी है, और वो बुरे घर का स्वामी होकर बली बैठा हुआ है। अब ए जो हमें बड़ा अच्छा नजर आ रहा था, हमें लग रहा था कि ये तो बड़ा अच्छा परिणाम देना चाहिए। अब जैसे ही हमने इसके ऊपर आए तो हमें पता लगा कि इसका एक एक्सचेंज ऐसे घर के मालिक से है जिस घर को अच्छा नहीं माना जाता, और उसके बाद वो बली भी है। तो इस स्थिति में नेगेटिव परिणाम ए पर हावी हो जाएंगे। ए की दशा में हमें ये दिखेगा कि भाई यहाँ तो कहानी गड़बड़ा रही है, जिससे अच्छे की उम्मीद की थी वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहा। अब जो हमें यहाँ पर बली नजर आ रहा है, थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, तो थोड़ा चेंज ही कैसे परिणाम बदलता है वो आप देखेंगे अभी। तो हमने क्या किया, हमने कहा भैया ठीक है, अब लॉर्ड तो खराब घर का है पर वो कमजोर है। अब किसी बुरे घर का मालिक, दुस्थानाधिपति, अगर वो वीक है तो उसको बड़ा अच्छा फल देने वाला माना गया है। ऐसी स्थिति में ए जो ऑलरेडी पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए रेडी था, क्योंकि वो अच्छे घर का मालिक था, क्योंकि वो बली बैठा था, अब क्योंकि जो जिसके साथ एक्सचेंज किया है वो बुरे घर, सही, लेकिन बुरे घर का स्वामी होकर कमजोर है, तो ये दशा और अच्छी हो जाएगी। ये दशा और अच्छी हो जाएगी अगर ये दोनों चीजें यहां पर पॉजिटिव हो जाती। मतलब मैं तो खुद बली हूं ही, लेकिन जिसके साथ एक्सचेंज करके बैठा हूं वो भी अच्छे घर का मालिक है और वो भी जान लेकर बैठा हुआ है, तो भी दशा बड़ी अच्छी जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा। अब राशि परिवर्तन और दशा कैसे साथ में रोल प्ले करती है, इसको इस कुंडली के माध्यम से समझते हैं। ये कुंडली है 20 अक्टूबर 1983 की, शाम को 6:20 का जन्म है। मेष लगन की पत्रिका है। अगर हम यहाँ पर एक्सचेंज ढूंढने का प्रयास करें तो हमें क्या नजर आता है? हमें नजर आता है कि इस कुंडली में सातवें घर का स्वामी पंचम भाव में और पंचम का स्वामी सातवें घर में बैठा है। ठीक है जी। शुक्र की महादशा आई इसके जीवन में, कब आई? 2007 से चालू हुई। 1983 का जन्म है, 2007 में आप अंदाजा लगा सकते हैं 24-25 साल का ये जातक रहा होगा। अब बात करते हैं उन दो ग्रहों की जिनका एक्सचेंज हुआ है। कौन है वो दो ग्रह? तो सूर्य है और शुक्र है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सूर्य कौन है? सूर्य क्या इस कुंडली में अच्छे भाव का अधिपति है? तो आंसर है हाँ, पंचम अधिपति है, तो वो एक अच्छे भाव का स्वामी माना जाएगा। शुक्र कौन है? शुक्र दूसरे और सातवें का मालिक है। इन दोनों भावों को मारक कहा जाता है, लेकिन नैसर्गिक शुभ ग्रह होने के कारण और सप्तम भाव का स्वामी होने के कारण जो 24 साल में आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, हमने इसको पॉजिटिव प्लैनेट की तरह ट्रीट करने की कोशिश की। हालांकि इसमें अगर ग्रेडिंग हो सकती तो यहाँ पर 2+ होते और शुक्र पर 1+ होता, बट अभी हम दोनों को पॉजिटिव ले लेते हैं। अब आते हैं इनकी स्ट्रेंथ के ऊपर। सूर्य की स्ट्रेंथ की बात करते हैं। सूर्य कहाँ बैठा है? सूर्य बैठा है नीच का तुला में। साथ में कौन बैठा है? साथ में बैठे हैं शनि महाराज। तो ऐसी स्थिति में सूर्य जो कि आपका पंचम अधिपति है, वो एक शत्रु ग्रह के साथ एक नीच राशि में सप्तम भाव में विराजित है, तो इसकी ताकत हमें कम करनी होगी। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र एक वॉटरी प्लैनेट है, पोजिटेड इन अ फायरी साइन एंड एसोसिएटेड विद अ फायरी प्लैनेट। मतलब शुक्र जल तत्व ग्रह होकर एक अग्नि तत्व राशि में एक अग्नि तत्व ग्रह के साथ विराजित है। त्रिकोण में गया है, जिसका एडवांटेज उसे मिलना चाहिए। पूर्वा फाल्गुनी में है। कभी पूर्वा फाल्गुनी पर आगे जिक्र करेंगे तो क्या होता है पूर्वा फाल्गुनी में होने पर खास हो जाता है शुक्र। अभी फिलहाल ये समझते हैं कि भैया ये बैठा है और त्रिकोण में बैठा है, लेकिन क्रूर ग्रहों से ये भी प्रभावित है, तो यहाँ भी माइनस तो आना चाहिए। ये क्या हुआ? दो अच्छे अच्छे भाव के स्वामी और दोनों को हमने नेगेटिव दे दिया। यहाँ पर एक चीज और भी समझते हैं। अगर मैं शुक्र की बात करूं तो शुक्र लग्नेश के साथ है। लग्नेश के साथ होना, त्रिकोण में होना, क्या हम इसको बहुत खराब मानेंगे? तो उत्तर है नहीं।
मैंने जानबूझ के आपको थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। देखिए, सूर्य इस कुंडली के लिए अच्छा ग्रह था, लेकिन सूर्य के बल की बात की तो वो सप्तम में नीच हो गया, वो शनि के साथ हो गया। जब हम शुक्र की बात कर रहे थे तो शुक्र को इतना ज़्यादा अच्छा प्लैनेट नहीं लिया जा सकता मेष लगन में, क्योंकि वो मारक आधिपति भी बनता है। बट स्टिल, क्योंकि वो एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट था, तो हमने उसको पॉजिटिव लिया। अब उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ पर गए तो देखा स्ट्रेंथ वाइज भी वो ट्राइन में बैठा है और लग्नेश के साथ बैठा है। जो भी ग्रह लग्नेश के साथ बैठता है उसको शुभ लिया जाता है। इस आधार पर अगर पूछा जाए या बात हो कि सूर्य और शुक्र में से किसकी दशा ज्यादा खराब होनी चाहिए, अगर एक्सचेंज नहीं हो तो हमें सूर्य की तरफ हमारा ध्यान जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य सप्तम भाव में शनि के साथ तुला का बैठा है, नीच का बैठा है। तो भाई सूर्य की दशा ज्यादा नेगेटिव जानी चाहिए, क्योंकि त्रिकोणाधिपति कमजोर होके बैठा है। लेकिन यहां पर एक्सचेंज है। अगर एक्सचेंज है तो अब वो जो सूर्य की नेगेटिविटी हम जो डिस्कस कर रहे थे वो शुक्र को देनी है। अब वो शुक्र को देनी है, क्योंकि एक्सचेंज में मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा 70% उस ग्रह का देखो जिसके साथ एक्सचेंज है। तो अब हम कहेंगे भाई सूर्य तो यहाँ पर सप्तम में कमजोर बैठा था, सातवीं राशि में बैठा था, शनि से पीड़ित बैठा था। ड्यूरिंग वीनस दशा, वीनस सैटर्न पीरियड, इन्होंने अपने पार्टनर को खो दिया। इनका जिससे विवाह हुआ था उनकी डेथ हो गई ड्यूरिंग कोविड टाइम। तो ये समय चल रहा था कब? जब शुक्र में शनि चल रहा था। शुक्र में शनि, अगेन शनि 7th हाउस को अफ्लिक्ट करता नजर आता है। दूसरा, शुक्र की बात अभी हमने कही, उसको सूर्य का भी फल देना था। ऑलरेडी सूर्य सप्तम में ही बैठा था, कालपुरुष की 7वीं राशि को पीड़ित कर रहा था, कुंडली के 7वें भाव को पीड़ित कर रहा था। तो ड्यूरिंग वीनस सैटर्न पीरियड ये अप्रिय घटना को जातक यहां से गुजरा। शादी हुई थी, शुक्र की महादशा में ही शादी हुई थी, लेकिन कैसे ये दो जब एक्सचेंज हो तो वही दशा आपके लिए नुकसानदायक भी हो जाती है, वो हमने यहां देखा। जातक से भी पूछा गया कि आपकी क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ कैसी थी। ठीक है, ये अप्रिय घटना हुई, आपने पार्टनर को खोया, वो सब अपनी जगह है, लेकिन ओवरऑल मैरिड लाइफ कैसी चल रही थी? तो जातक का यही कहना था कि हमारे बीच परेशानियां थी, जैसे कि एक नॉर्मल कपल के बीच में होती है, थोड़ी ज़्यादा थी, मीटिंग्स वगैरह हुई थी रिजॉल्व करने के लिए इशू। तो ये पहले भी चल रहा था, और 2023 में तो 2020 से 23 के बीच में इस रिश्ते पर फुल स्टॉप लग गया। तो एक एग्जाम्पल है कैसे एक ग्रह ने दूसरे के परिणाम को दिया। अब यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, अगले एग्जाम्पल को अगर आप देखेंगे तो वहाँ ये परेशानी आपको देखने को शायद ना मिले। तो अब दूसरे एग्जाम्पल पर चलते। अब ये तुला लगन की पत्रिका है, लग्नेश उच्च का विराजित है, कहाँ? छठे घर में। जितने डिग्री का लग्न है उतने ही डिग्री का शुक्र छठे घर में बैठा हुआ है, पर उच्च का है। गुरु लग्न में बैठा हुआ है, यानी छठे का मालिक लगन में और लगन का मालिक छठे में। एक्सचेंज बिटवीन जुपिटर एंड वीनस। इस जातक की गुरु की महादशा आई। कब आई गुरु की महादशा? 21 दिसंबर 1997 से। ये 16 साल इसके चालू हुए। अब पहले गुरु के बारे में बात करते हैं। गुरु कुंडली में कहाँ का मालिक है? तो उत्तर मिलता है गुरु इस कुंडली में तीसरे और छठे का मालिक है। तो हमने गुरु और शुक्र दोनों का नाम लिखा और जज करने की कोशिश की कि गुरु को हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव, और फिर उसकी स्ट्रेंथ कैसी है। सेम केस फॉर वीनस। गुरु पर हमने देखा तो गुरु यहाँ पर तीसरे छठे का मालिक होने की वजह से नेगेटिव हाउसेज ओन कर रहा है, और इसमें कोई डाउट भी नहीं है, तुला लगन के लिए इसको इतना अच्छा नहीं माना जाता। शुक्र कौन है? शुक्र कुंडली का लग्नाधिपति है, तो इसलिए उसको अच्छा लेना ही होगा, चाहे वो अष्टमेश भी बने तो भी, तो हम उसको अच्छा ही लेंगे। इसके बाद अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो गुरु जो है वो राहु के साथ और सूर्य केतु से प्रभावित होता दिखता है। तो नेगेटिव हाउस का लॉर्ड है, वेट्रो है, और साथ में दिग्बली है, लेकिन क्रूर ग्रहों से प्रभावित है। अब आप इसको कैसा बल देना चाहें वो आपके ऊपर है। मैं सामान्यतः अगर 3 क्रूर ग्रह या 2 क्रूर ग्रहों का प्रभाव और कोई भी शुभ दृष्टि नहीं आए और आप शत्रु राशि के बैठे हों तो इसको नेगेटिव ही लेना चाहिए। तो हमने इसको नेगेटिव लिया। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र यहाँ पर क्या करेगा? शुक्र यहाँ पर लग्नाधिपति होकर उच्च का है और साथ में एक नैसर्गिक शुभ ग्रह बैठा है।
तो यहाँ पर शुक्र के लिए हमें पॉजिटिव लेना होगा। अब यहाँ पर बात आ सकती है कि साहब वो तो छठे में गए तभी तो एक्सचेंज को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो छठे भाव की तो वो दिक्कत आपने दूर कर ही दी है। अब बात आई उच्च नीचता की और साथ में एसोसिएटेड प्लैनेट की। तो यहाँ पर नजर आया है कि शुक्र उत्तरा भाद्रपद का मीन राशि में उच्च का बुध के साथ विराजित है। अब आते हैं गुरु की दशा पर। तो अब गुरु की महादशा से क्या उम्मीद लगाएं? गुरु इस कुंडली में अच्छे भाव का अधिपति नहीं था, लगन को प्रभावित कर रहा था, ऑल्दो अफ्लिक्टेड था, तो हम कह रहे गुरु नेगेटिव प्लैनेट होकर क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो दशा ओवरऑल ठीक ठाक निकल सकती है। ठीक ठाक कहने का मतलब है जहाँ पर गुरु की दृष्टियाँ हैं, गुरु जिन भावों से संबंध बना रहा है, वहाँ पर चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन इतने बड़े चैलेंजेस नहीं कि भैया लाइफ में कोई मेजर प्रॉब्लम आए। दूसरी ओर अब अगर हम इस एक्सचेंज को जज करें तो हमें पता है कि गुरु तो यहाँ पर बाउंड है शुक्र के परिणाम देने के लिए। अब शुक्र कौन है? शुक्र तो कह रहा है कि मैं तो दोनों तरफ से अच्छा ही हूँ, भाव भी अच्छा लेके बैठा हूँ और उच्च का भी हूँ, लग्नेश भी हूँ और उच्च का भी हूँ। अब इस गुरु की महादशा में जातक जिसकी कुंडली आप देख रहे हैं सन 58 का चार्ट है, 1997 में इनकी उम्र लगभग 39 साल थी और जब इन्होंने 42 की उम्र अटेन करी, यानी जब इन्होंने गुरु में शनि देखा, गुरु में बुध देखा, क्षमा कीजिएगा, जब इन्होंने गुरु में बुध का टाइम पीरियड देखा, उस टाइम पीरियड पर इन्होंने लाइफ में एक मेजर चेंज किया, करियर में बदलाव किया और वो करियर का बदलाव इनकी लाइफ के लिए सबसे अच्छी घटना साबित हुआ। जातक ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अटेन किया है, काफ़ी वेल्थ जनरेट की है। कब? जब जुपिटर मरकरी में नींव रखी गई नए काम की। तो इनका ये कहना है कि इस दशा में तो मैंने खूब कमाया है, ये दशा मेरी जीवन की सबसे अच्छी दशाओं में से एक थी। तो पुराने चार्ट से हम ये समझ सकते हैं कि इन नियमों को कैसे लगाना चाहिए। यहाँ पर गुरु ने अपना 30% और वीनस का 70% रिजल्ट दिया और वीनस यहाँ पर एक अच्छे भाव का स्वामी भी था, इस वजह से लगन का स्वामी था, इस वजह से यहाँ पर ये पॉजिटिविटी देखने को मिली। इन दोनों चार्ट में एक चीज़ और आपने ध्यान दी हो तो हुआ क्या कि जैसे गुरु में बुध की बात हम कर रहे हैं, कुंडली जो नज़र आ रही है उसमें ये नज़र आता है गुरु तो लगन में है और जिसके साथ एक्सचेंज किया हुआ है उसके साथ एक बेनिफिक प्लैनेट बुध बैठा हुआ है और गुरु बुध में ये काम हुआ, उसकी उन्नति हुई। पिछले चार्ट में जहाँ पर उन्हें अपनी पत्नी को खोना पड़ा था, वहाँ पर वो शुक्र में शनि की अंतर्दशा थी। शुक्र सप्तमेश था और शनि सप्तमस्त था या एक्सचेंज वाले ग्रह के साथ बैठा था, क्रूर ग्रह होके बैठा था, उसे पीड़ित कर रहा था। इस आधार पर यह कॉम्बिनेशन ये भी दिखाता है कि जिस ग्रह का एक्सचेंज हुआ है उसके साथ बैठे ग्रह की दशा में परिणाम ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि वो एक्सचेंज में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट लेकर बैठा हुआ है, वो कनेक्टेड है उन दोनों ग्रहों से, एक के साथ बैठा है, एक के घर में बैठा है। तो ऐसे ग्रह की अंतर्दशा परिणाम ज्यादा देती है। आशा करता हूँ आप ये समझ पाए हों कि इसको कैसे लगाना है। इस पे तो काफ़ी चर्चा हो सकती है और आपसे मुझे उम्मीद रहेगी कि आप इस पर सवाल भेजेंगे कि किस तरह से आपने दशा का परिणाम देखा और आपके क्या टेक्निकल क्वेरी है इससे रिलेटेड। तो अगले वीडियो में कोशिश रहेगी उसको कवर करने की। आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको समझ आया हो, 30-70 रूल समझ में आया हो और अब आप इसको अच्छे से अप्लाई कर पाएँ। अपना ध्यान रखिएगा, अगली बार मिलते हैं। जय श्री राम।